नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके हम इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं, जो है कि अनुसंधान अभिक्षमता। ठीक है, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के आज हम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। हम परीक्षा तक ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्लास का। अपना प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, कहता है क्वेश्चन कि शोध रिपोर्ट में बिब्लियोग्राफी, जिसको संदर्भ ग्रंथ कहते हैं, ठीक है, दिए जाने का क्या महत्व है। शोध रिपोर्ट में बिब्लियोग्राफी दिए जाने का क्या महत्व है। तो ऑप्शन ए है, ये उन लोगों की सहायता करती है जो कि आगे शोध कार्य करने की रुचि रखते हैं तथा समस्या का दूसरे कोण से अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ये उन लोगों की सहायता करती है जो अपने शोध रिपोर्ट को विश्वसनीय बनाना चाहते हैं। तीसरा है, ये शोधकर्ताओं के व्यापक ज्ञान को प्रदर्शित करती है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बिब्लियोग्राफी के संदर्भ में। तो आप भी वीडियो पॉज करके देखिएगा आपको इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी शोध रिपोर्ट क्या कहलाती है, बिब्लियोग्राफी होता है यह कि ये उन लोगों की सहायता करती है कि जो कि आगे शोध कार्य करने की रुचि रखते हैं और समस्या का दूसरे कोण से अध्ययन करना चाहते हैं। तो ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का कि कहता है प्रश्न दूसरा कि निम्न में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है। शोधकर्ता की विशेषता नहीं है, यह वह एक विशेषज्ञ होता है, ना कि सामान्य ज्ञान वाला। ऑप्शन ए कहता है। बी कहता है वह खोज के प्रयास में परिश्रमी तथा एकाग्र होता है। सी, वह अपने चुने गए क्षेत्र में अपनी निजी राय पर विश्वास नहीं करता बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार कर लेता है। डी कहता है उसकी रुचि तथा योग्यताओं में एकरूपता होती है। तो शोधकर्ता की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो सही आंसर आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं, आप भी देखिएगा कि आपको कितना इसमें सही कर पाते हैं। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, फिर आंसर मिलाइएगा। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जो शोधकर्ता की विशेषता नहीं है। वह एक विशेषज्ञ होता है, ना कि सामान्य ज्ञान वाला। ये सही है। वह खोज के प्रयास में परिश्रमी एकाग्र होता है, ये भी सही है। और वह अपने चुने गए क्षेत्र में अपनी निजी राय पर विश्वास नहीं करता बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार कर लेता है, ये भी सही है। तो उसकी रुचि तथा योग्यताओं में एकरूपता होती, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो उसकी विशेषता को नहीं बतलाता है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, कहता है एक अच्छी प्राकल्पना को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्राकल्पना को। स्पष्ट, विशिष्ट, अधिकांश यथार्थों से मेल खाती हुई। बी है कि ऐसी कि उस आंकड़ों द्वारा उसे आंका जा सके। सी कहती है, सी ऑप्शन है, सीमित क्षेत्र रखने वाली तथा विश्व स्तरीय महत्व होना चाहिए उसका, और उपयुक्त सभी। तो अच्छी प्रकल्पना को कैसा होना चाहिए, इसके आधार पर आपको सही आंसर देना है। तो पांचवें का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी अच्छी प्रकल्पना विशिष्ट भी होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए, और अधिकांश यथार्थ से मेल भी खाती हुई होनी चाहिए, और उसको आंकड़ों के द्वारा आंका जा सके वो ऐसी भी होनी चाहिए, और सीमित क्षेत्र रखने वाली और यानी विश्वस्तरीय महत्व की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्राकल्पना को व्यक्त नहीं किया जा सकता किसमें। ऑप्शन ए कहता है नल यानी नकारात्मक या प्रश्न के रूप में, घोषणा की भाषा में। सी कहते हैं सामान्य पदों में, या दिशा बनाने वाली भाषा में। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, प्राकल्पना को किसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सामान्य पदों में प्राकल्पना को व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी नल के रूप में यानी नकारात्मक प्रश्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक घोषणा के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, दिशा बनाने वाली भाषा में भी व्यक्त किया, लेकिन सामान्य पदों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो सी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, आठवां प्रश्न है आज का हमारा अगला प्रश्न है, जो कहता है कि अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है। ऑप्शन ए अनुसंधान की उपयुक्तता से, अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधि से, अनुसंधान की गहराइयों से, या अनुसंधानकर्ता के अनुभव से।
तो ऑप्शन क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच किससे की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा कि अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधियों से। ठीक है, अनुसंधान में प्रयुक्त जो प्रविधियां होती हैं उनसे क्या होती है, अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम क्या है। प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम क्या है, ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का जो दूसरा नाम है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 का डी, यानी सही ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन और मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, ये तीनों इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अयादृच्छिक नमूना है, कौन सा अयादृच्छिक नमूना है, कोटा नमूना चयन, साधारण यादृच्छिक नमूना चयन, उद्देश्यात्मक नमूना चयन या ए और सी दोनों। तो कौन सा अयादृच्छिक नमूना है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि डी, यानी कि ए और सी, कोटा नमूना। ठीक है, कोटा नमूना और उद्देश्यात्मक नमूना ये दोनों क्या है, अयादृच्छिक नमूना है। ठीक है, ये ए और डी, ए सी यहाँ पर सही हो जाता है। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में विभाजित करता है और फिर वह प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, वो क्या कहलाता है। शोधकर्ता जनसंख्या को, अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में विभाजित कर देता है, फिर प्रत्येक समूह के नमूने को आकार को निर्धारित करता है, वो क्या कहलाता है, स्तरीकृत नमूना चयन, कोटा नमूना चयन, समूह नमूना चयन या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13वें प्रश्न का, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, कोटा नमूना चयन वो कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो समूहों में विभाजित करता है फिर प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, तो वो किसमें आता है, कोटा नमूना चयन में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रश्न है कि अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक ठीक होगा यदि चुना गया नमूना कैसा होना चाहिए, यादृच्छिक रूप से लिया गया हो, कोटा द्वारा निर्धारित किया गया हो, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो या उद्देश्यात्मक हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका कि अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक ठीक कैसे किस तरीके से होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यदि जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता होगा, जो चुना गया नमूना होगा वो उसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता होगा जिस जिस जनसंख्या पर हमें रिसर्च करनी है, तभी उसका अंतिम निष्कर्ष ठीक होगा। सी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि करता उत्तरदाता को प्रभावित कर सकता है किससे, डाक प्रणाली में, अनुसूची में, प्रायोगिक विधि में या साक्षात्कार विधि में। किसमें अनुसंधान करता उत्तरदाता को प्रभावित कर सकता है, तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी अनुसूची प्रणाली में उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, 17वां प्रश्न कहता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है वो प्रश्न कैसे कहलाते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो तो वो प्रश्न क्या कहलाते हैं, विमुक्त, संयोजित, दोहरे या बहुविकल्पी प्रश्न। तो वो प्रश्न कैसे होते हैं, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, विमुक्त प्रश्न कहलाते हैं जिनमें उत्तरदाता पूर्ण स्वतंत्र होता है उत्तर देने में। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर 17 का सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न कहता है कि सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता क्या होता है, एक बार में ही एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार करता है या एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है, किसी से भी नहीं करता या राज्य के कर्मचारियों से साक्षात्कार करता है। तो सामूहिक साक्षात्कार के संदर्भ में क्या सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है। ठीक है, नाम ही है सामूहिक, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कहता है कि जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से परिस्थिति के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकता है तो उस साक्षात्कार को क्या कहते हैं, आकस्मिक साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार, नियंत्रित या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का, कि उसको जब 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी अनियंत्रित साक्षात्कार, यानी बी सही हो जाएगा कि जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से परिस्थिति के अनुसार, यानी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, तो वो साक्षात्कार कैसा होता है, अनियंत्रित होता है, किसी भी क्षेत्र से उस परिस्थिति के अनुसार उससे प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, तो 20वां प्रश्न है अंतिम आज का प्रश्न हमारा कि जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण
कार्यकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है तो उस साक्षात्कार को क्या कहते हैं? घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण जब साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय साक्षात्कार, अनियंत्रित, पुनरावृत्ति या आकस्मिक। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 20वें का? तो उसको क्या कह जाएंगे? पुनरावृत्ति साक्षात्कार, यानी जब उसको क्या कर बार बार साक्षात्कार यानी बार बार वही काम करना है तो पुनरावृत्ति होगा। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अनुसंधान अभिक्षमता से लिए, जो नेट जेआरएफ के पेपर 1 से संबंधित था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्य हमारा जेआरएफ है और हम उसको जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू।